ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। 2 दशक हो गया राज्य बने। राज्य का निर्माण क्यों हुआ? राज्य के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो मुख्य बिंदु क्या थे? हर आदमी कहता था पहाड़ के लोगों का पहाड़ पे राज दो, अभी दो, आज दो। ये नारा चला था। 90 का दशक था, हर आदमी सुनता था, पढ़ता था। आपने भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा। पलायन रुकेगा, कैसे रुकेगा आज तक नहीं समझ में आया। बेरोजगारी दूर होगी, लोग आज भी सोच रहे हैं कि कैसे दूर होगी। और इन सब के साथ रोजगार के नए आयाम तलाशे जाएंगे। हमने देखा कि रोजगार के आयाम तलाशे तो गए, लेकिन क्या तलाशे गए इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुख्य चीज जो कि हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे बिजली प्रदेश हो, इन सब के साथ आदमी भूल जाता है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी का जो संसाधन, जिस तरह का भरमार है, जिस तरह का भंडारण है, जिस तरह यहाँ जड़ी बूटियां होती हैं, क्यों उस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध वैद्य पद्मश्री बालेंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है बालेंद्र जी। नमस्कार। दरअसल बालेंद्र प्रकाश जी जब देहरादून होते हैं तो हम चाहते हैं कि इनके अनुभवों का और वह फायदा जितना हम लोग लेते हैं उतना हम अपने दर्शकों तक दें। जड़ी बूटी के जब नाम आता है, उत्तराखंड का नाम क्या देश में आता है, तो लोग वैद्य बालेंद्र प्रकाश को जरूर ये सोचते हैं कि अगर जड़ी बूटी के लिए ये आदमी इतना कर रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा जिस तरह से टिहरी की ऊंची पहाड़ियों से जड़ी बूटी उगा के ये अपने लोगों से लाए और लाने के बाद उसकी दवा जो बनी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और इनसे हम ये भी बात करेंगे कि जिन उद्देश्य के लिए यहाँ पे इस राज्य में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का गठन किया गया, क्या आयुर्वेद या आयुष को वह बढ़ावा मिल रहा है? और इनके साथ कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री अनिल गुप्ता जी हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। सरकार का पक्ष, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं जो कि हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन अभी टेलीफोन पे जुड़ गए हैं, वो रास्ते में पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है संदीप राणा जी। धन्यवाद है सर, धन्यवाद। सबसे पहले हम चलते हैं प्रसिद्ध वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी के पास। वह जो बार बार बात होती है कि इस प्रदेश में जो लोग कहते हैं कि कभी पर्यटन प्रदेश बनेगा, कभी बिजली प्रदेश बनेगा, कई चीजें जोड़ी जाती, लेकिन कभी ये नहीं जोड़ा जाता कि यह जड़ी बूटी प्रदेश बनेगा। हमने कई बार आपसे चर्चा की, कई बड़े नेता भी जड़ी बूटी को लेकर के बड़े सीरियस दिखे, लोगों ने जड़ी बूटी लगाया भी लेकिन उग नहीं पाया। तो क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी की कितनी संभावनाएं हैं? जी धन्यवाद संजय जी। मैं सबसे पहले आईटीवी हिंदुस्तान को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से लगातार जड़ी बूटी के मुद्दे पर आपकी चर्चाएं होती रही हैं और कई बार आपने मुझे मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो आज मैं पुनः इसी मुद्दे पर बात करूंगा, क्योंकि एक तप है, योग में एक वर्ड है तप। आप किसी एक शब्द को पकड़कर उसके पीछे लग जाएंगे। तो अभी आपने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन राज्य की बात हुई, बिजली प्रदेश की हुई, परंतु इसी राज्य के एक मुख्यमंत्री हुए जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं, बड़े कद्दावर मंत्री हैं, और उन्होंने जड़ी बूटी राज्य की परिकल्पना की। उन्होंने बोला जड़ी बूटी राज्य। तो बात बहुत अच्छी लगी। मैं एक वैद्य हूं और किसी का जड़ी बूटी से क्या संबंध है मुझे नहीं पता, परंतु मैं जानता हूं कि जड़ी बूटी का वैद्य से वही संबंध है जो मछली का पानी के साथ है। बिन पानी मछली नहीं और बिन जड़ी बूटी वैद्य नहीं। तो मेरा अस्तित्व जड़ी बूटी के साथ है। तो चिकित्सा करता हूं, नाम कमाता हूं। यूपी के मेरठ शहर में जन्म लेके मैं 89 में देहरादून आया था, तब उत्तराखंड नहीं था। परंतु मुझे मालूम है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में हिमालय क्षेत्र में उगी हुई जड़ी बूटियों को ही जड़ी बूटी कहा गया है। कुछ जड़ी बूटी
विंध्य क्षेत्र में होती है, परंतु यहाँ की जड़ी बूटी विशेष गुणों वाली है और इनके अंदर जीवनदायिनी गुण है। अभी संजय जी आपने बोला कि टिहरी के ऊपर गंगी एक गांव है जी, 9000 किलोमीटर पर, वहां पर एक बूटी पैदा होती थी जिसका नाम था जदवार, हिंदी में संस्कृत में निर्विशी और इंग्लिश में डेल्फोनियम डेडुनेटम। मेरे पिताश्री चांदी की भस्म के साथ जदवार और जवार मुरा को मिला के एक औषधि बनाते थे और जिससे ब्लड कैंसर ठीक होता था। तो आपने मेरे नाम के पीछे पद्मश्री बोला, तो मुझे पद्मश्री इसलिए नहीं मिला कि मैं किसी बहुत बड़े घराने में बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ एक छोटी सी गली में पैदा हुआ, परंतु जब मैंने 1997 में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की देखरेख में हुई एक परियोजना जो कि सरकार प्रदत्त थी, 11 में से 11 ब्लड कैंसर के मरीज को ठीक किया। वो वही दवा थी जो गंगी में कुदरती पैदा होती थी। परंतु कभी हम यूपी में थे और कहते थे कि यूपी के हुक्मरान उत्तराखंड की तरफ देखते नहीं है, लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड का आंदोलन हुआ और मैं भी चाहता था कि उत्तराखंड राज्य बने और जो भी अपने से बन पाया काम किया। पर क्या उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सरकारों ने बात तो की जड़ी बूटी की, राज्य की, और मैं आज बोलूंगा जरूर, क्योंकि 4 महीने पहले फिर हमने यहाँ चर्चा की थी और भाजपा के उपाध्यक्ष हैं श्री अनिल गोयल जी, वो हमारे यहाँ बिलासपुर रसशाला में आए, पड़ाव क्षेत्र भी देखने आए। उन्होंने देखा कि कैसे हम आयुर्वेद के द्वारा पेनक्लेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक कर रहे हैं और उन्होंने मेरी मुलाकात, ऑफिशियल मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवभगत की, कोरोना काल था फिर भी मिले, चाय कॉफी भी हुई, सब कुछ हुआ और उन्होंने कहा कि अभी वैद्य जी आप कब जा रहे हैं? मैंने कहा आप बताइए। मैं सुबह मिला था, शाम को उन्होंने बैठक भी आयोजित करा दी। बैठक हो गई और बैठक होने के बाद हुई कि कैसे करें। मैंने कहा सर आपका जो जड़ी बूटी बोर्ड है जो कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने बनाया था, उसमें 6 प्रमुख सचिव हैं, 4 कबीना मंत्री हैं, इसकी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है। मैंने एक आरटीआई भी दिखाई उनको कि सर 10 साल में जब से ये बोर्ड बना तब से लेके आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। कितने शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री एक बोर्ड के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री का काम समीक्षा लेना होता है। क्या जड़ी बूटी इतना बेकार का विषय है? क्या राज्य से इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इसकी बैठक भी नहीं लेते? तो खैर उसकी आलोचना छोड़ के मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है। मैंने 2 जीबी पंत यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों के नाम लिए जो कि इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और 5-6 लोगों की बात की। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि होगा, पर 4 महीना हो गया वही ढाक के पास। तो किधर जाएंगे जड़ी बूटी, किधर जाएगी जब राज्य का मुखिया खुद जड़ी बूटी का अध्यक्ष है, खुद मेरे से मिलते हैं, खुद मेरे से बात करते हैं और मैं ऐरा गहरा नहीं हूं, मेरे साथ जाने वाले पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो फिर अब भगवानी मालिक है, मैं इसके आगे क्या बोलूं। पर उत्तराखंड जड़ी बूटी से भरपूर है। जड़ी बूटी को उत्पादन करके रोजगार, जड़ी बूटी को उत्पादन करके पलायन तो छोड़, हम विदेशी मुद्रा, रोजगार सब पैदा कर सकते हैं। मैं भी आपसे ये भी पूछूंगा सर कि जो पिछली बार हम लोग बैठे थे, जो एक जड़ी बूटी वहां उगाया गया था, वो लेके आए थे जो किसान, जो काश्तकार, उन्होंने भी जिस तरह से वहां प्रयास किया, उसके बाद कृषि मंत्री ने एफर्ट लेकर के जड़ी बूटी लगाने का भी जो कदम उठाया, लेकिन वह कदम आगे नहीं चल पाए। सीधे हम चलते हैं डॉक्टर नवीन जोशी जी के पास। नवीन जी, उत्तराखंड को कई प्रदेशों के रूप में शुरुआत में जब दूसरे मुख्यमंत्री थे कोश्यारी जी, वो बिजली प्रदेश बनाना चाहते थे, फिर हमने सुना कि पर्यटन प्रदेश बन रहा। जहां पे आयुष का इतनी भरमार हो, हम क्यों नहीं आयुष प्रदेश की तरफ सोच सकते हैं? हम क्यों नहीं उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं? हमारी ये जो आयुष प्रदेश बनाने की परिकल्पना है, अगर हम ज्यादा उस पर ध्यान दें, क्या यह परिकल्पना साकार हो सकती है? सर आज केवल हम सार्थक बात, न कोई राजनीतिक मुद्दा है। आज हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, इन्होंने परिवहन के लिए बहुत किया है, लेकिन हम इनसे भी जानेंगे कि आप परिवहन के लिए तो आपने किया, क्यों आप लोग जड़ी बूटी पे नहीं ध्यान दे रहे हैं? संजीव राणा से भी पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आयुष प्रदेश की जो परिकल्पना हम इस प्रदेश के लिए सोच के चलते हैं, क्या साकार होती नजर आ रही है या होगी कभी? सर काफी हद तक बहुत सारे काम तो किए गए हैं, जिसका आप उदाहरण एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय देख रहे हैं। इतना बड़ा परिसर है इसका, जहाँ शोध संस्थान भी है और एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे आपने देखा भी है कि वहाँ पे किस तरह से चिकित्साएं दी जा रही है।
ऐसे ही विभिन्न एक बहुत बड़ा शोध केंद्र कोटद्वार में बनने जा रहा है, जो महर्षि चरक की जो तपस्थली है चरक डाडा, वहां पे एक रिसर्च सेंटर के लिए भारत सरकार ने उस प्रपोजल को भी अप्रूव किया है। तो चूंकि मेरी उम्र तो बहुत कम है, वैद्य जी हमसे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने अपनी उम्र में भी आयुर्वेद को मैं जब पढ़ता था और अब जो आयुर्वेद है उसमें काफी अंतर मुझे खुद दिख रहा है। तब जो आज देखिए आपकी आयुर्वेद की चिकित्सा में जो है 56 और 58 सर्जरी का अधिकार मिल गया है। आयुर्वेद की ऐसी विधाओं को वेलनेस के सेंटर, तमाम सारे वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं उत्तराखंड में, तमाम सारी डिस्पेंसरीज को अपग्रेड किया जा रहा है और उन्हें वेलनेस सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है केंद्र की योजना के तहत। तो बहुत काम तो हो रहे हैं, पर जहां तक जड़ी बूटी को जो वैद्य जी का एक सवाल है, वो वाकई वो सवाल लाजमी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो जिस प्रकार से वैद्य के लिए एक जड़ी बूटी दवा बहुत जरूरी होती है, और दवा पहाड़ों में जंगलों से ही मिलती है, या फिर जड़ी बूटी को उगाने के लिए प्रॉपर नीति होनी चाहिए, जो बहुत बड़ा एक प्रकार से राजस्व का साधन भी हो सकता है। इस मामले में अभी और काम किए जाने की जरूरत है, और चूंकि वैद्य जी खुद इस राज्य के हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं, यदि वो कुछ बात कह रहे हैं तो उस बात के पीछे तो दम तो है ही। महत्वपूर्ण विद्या है जिसको मर्म विद्या कहते हैं। मैंने आप ही इससे सुना और आप ही से जाना। अगर इन सब चीजों को मिलजुल के बढ़ावा दिया जाए तो क्या अब लगता नहीं कि उत्तराखंड, जहां जो कि योग तपस्थली, योग की स्थल माना जाता है, योग का प्रदेश माना जाता है, यहां से तथाकथित एक ऐसे योग गुरु निकले जिन्होंने पूरे विश्व में योग को एक पहचान दी। तो कुछ ये विद्या है, जैसे मर्म विद्या है जिसके विषय में आपसे हमने जाना, मर्म विद्या को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पूरे आयुष को अगर हम कायदे से देखें तो क्या आयुष के लिए यह प्रदेश आयुष प्रदेश बनने के लिए तैयार है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। इसको बढ़ावा देने के लिए ही उत्तराखंड सरकार ने दो चीजें बनाई है। एक उत्तराखंड का आयुष विभाग है और दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास करना है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने करना है, और जो पब्लिक डोमेन में जो डेवलपमेंट करना है वो उत्तराखंड का आयुर्वेद विभाग, आयुष विभाग, जो एक पूरा बकायदा एक यहाँ पर भी मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है, और उसके एक मंत्री भी हैं माननीय हरक सिंह रावत जी। तो इसीलिए सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से एक पूरी नीति है। पर जहां तक जो सवाल वही है, मर्म चिकित्सा है, चाहे पंचकर्म है, पंचकर्म सेंटर्स हमारे पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं, पर बात यह है कि एक पूरा प्रोग्राम डेवलप करने की जरूरत है जिसमें जड़ी बूटी भी वहीं से लगाई जाए और वहीं से ताजी औषधियां मिले। क्योंकि देखिए, आप कोई भी चिकित्सा कर लें, मर्म चिकित्सा की बात हम अलग कर दें क्योंकि वहां पर दवा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बाकी चिकित्सा की कोई भी पद्धति हो, आयुर्वेद की, चाहे पंचकर्म हो, चाहे हम किसी को दवा दे के हम ठीक कर रहे हो, उनमें सभी में दवा की जरूरत है, दवा की दरकार है। और दवा कहाँ से आएगी? दवा अधिकांश जो है वो जड़ी बूटियों से ही आएंगी। तो जितना आप एक बात गौर करिए कि जितना लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है और जितनी दवाओं का कंजम्पशन बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से जड़ी बूटियों का उत्पादन हो रहा है? ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि उतना नहीं हो रहा है। इसीलिए एडल्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए आज दवाइयां सही नहीं मिल रही है। और अगर आयुर्वेद को अगर ऊंचा ले जाना है तो दवाओं पर की गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए जड़ी बूटी का विकास, संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। मैं जानूंगा कि जैसा प्रसिद्ध वैद्य बालेंदु जी कह रहे हैं कि जड़ी बूटियों से आयुर्वेद की जो दवाओं का संबंध है, क्या क्वालिटी युक्त यहाँ पे मिल रही है? मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल गुप्ता जी, आप सत्ता में 10 वर्ष रहे, आप राज्य मंत्री भी रहे और पहले भी बहुत एक्टिव रहे, हमने देखा है। क्या आप लोगों का ध्यान कभी गया कि यह प्रदेश आयुष प्रदेश, या ये कह लीजिए कि जड़ी बूटी प्रदेश बन सकता है, जो कि आय के रिसोर्स भी दे, लोगों को बेरोजगारी भी दूर हो, पलायन भी रुके? आप लोगों का ध्यान कभी गया इस तरफ? देखिए संजय जी, बहुत ही सम्माननीय बड़े भाई बालेंदु जी ने अपनी बात को विस्तृत रूप से और गंभीरता के साथ रखा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, जब तक कांग्रेस का सवाल है, माननीय नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में इस राज्य की स्थापना के मूलभूत बिंदुओं को देखने की जरूरत थी। उसके बाद माननीय भगोना जी आए, बहुत अल्पकाल थे, तमाम प्रकार की आपदाओं से झेलना पड़ गया।
उसके बाद हरीश सावत जी आए। हरीश सावत जी ने आपदा के साथ साथ आप देखिए उनका कार्यकाल, उन्होंने जड़ी बूटियों को लेकर इस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत गंभीरता पूर्वक बातें कही और कदम भी उठाए। उनकी छोटी छोटी पार्टियां आज भी, जबकि वो सत्ता में नहीं है, आप देखिए कभी वो किसी प्रकार की जड़ी बूटियों को, पहाड़ी व्यंजनों को लेकर, कभी पहाड़ी जड़ी बूटियों को लेकर छोटी छोटी जो पार्टियां आयोजित करते हैं, उसका संदेश यही है कि हमारा उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का अनमोल खजाना है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उन जड़ी बूटियों को पहचानने का काम ही नहीं कर रहे हैं। आज जड़ी बूटियों के जितने भी अनुसंधान हमारे यहाँ हैं, जितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, ये सब व्यवसायिकरण की ओर अग्रसर है। आप देख लीजिए कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, कितने आयुष के विभाग हैं, संजय जी कितने आयुष के विभाग हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोगों को प्रेरित करते हुए प्रशिक्षित करें, जड़ी बूटियों की जान पहचान करवाएं और उसका कलेक्शन करा के हमारे इस उद्योग को जो है बढ़ावा दें। आज आप देखिए, अभी आपने बात कही, आपको इसलिए आज बुलाया गया है क्योंकि मेरे जो कांग्रेस पैनलिस्ट हैं उसमें अनिल गुप्ता एक ऐसी शख्सियत है कि जो कि इस प्रदेश की नब्ज को जानते हैं। वही बात कह रहा हूँ, इसलिए राजनीतिक की बात नहीं कर रहा। ये बताइए 10 वर्षों में आपने, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ, राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। बहुत गंभीर विषय है, बहुत। आप ये देखिए कि आज एक गीतांजलि उत्तराखंड की जड़ी बूटियों का अध्ययन करके पूरे विश्व में डंका बजा रहे, पूरे देश में डंका बजा रहे। और आज हमारी सरकार हो, वर्तमान हो या कोई भी हो, आखिर क्या वजह थी कि हम इस जड़ी बूटी के उद्योग को एक महत्वपूर्ण उद्योग क्यों नहीं बना सके? हम सबसे बड़ी जरूरत जो है, देखिए आज जड़ी बूटियां अनेकों हैं जंगल में, लेकिन लोग पहचानते ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, ऐसे प्रशिक्षक होने चाहिए। आपके पास ऐसे लोग तो हैं, देखिए ना, देखिए मेरे विश्व प्रसिद्ध आपको संजय जी गुरु के रूप में संजय जी उसी बात पे आ रहा हूं कि आप ये बताइए कि हमारे पास इतने बड़े, जैसे अभी बालेंदु प्रकाश जी हैं, नवीन जोशी जी हैं, तमाम कृषि हमारे विभाग में इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं, यदि इनके जैसा, अभी आपने एक संस्था बनाने की बात करी जिसके मुख्यमंत्री मीटिंग ही नहीं हुई। अरे आप बनाइए और उसको इस तरह से एम्पावर कीजिए, इस तरह से एक्टिव कीजिए कि आप जंगलों से जो हमारा खजाना है उसको निकाल कर हम पटन में लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा? एक तो हमारा उद्योग बढ़ेगा, हमारा पलायन रुकेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, बेरोजगारी कम होगी, इस राज्य की आर्थिक स्थिति, आप पर्यटन और उसको तो भूल जाइए। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की है कि पर्यटन पे और विद्युत पे कोहरा हमेशा छाया रहेगा, लेकिन हम जड़ी बूटियों से इस देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं और इस देश में इस महान बीमारियों को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने आयुर्वेद को, अपनी जड़ी बूटियों के संस्थानों को मजबूत करना होगा और पूर्ण रूप से एक्टिव करना होगा, तभी हम कामयाब होंगे। सही बात आपने कहा। मैं लौटूंगा इसी प्रश्न पे कि जो संस्थानों को मजबूत करना है 20 वर्षों तक हम क्यों नहीं सोच पा रहे? संदीप राणा जी, आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम। प्रणाम। आपने हमारे प्रथम श्री बालेंदु जी की बात सुनी, प्रसिद्ध डॉक्टर, आपने नवीन जोशी जी की बात सुनी, आपने अनिल जी की बात सुनी, सबसे लास्ट में हम आपके पास इसीलिए आए हैं, आपके मुख्यमंत्री जड़ी बूटी आयोग के अध्यक्ष हैं और उसके बाद भी एक बैठक अगर आज तक नहीं हुई है तो हम इस प्रदेश का जो मुख्य आय का स्रोत बन सकता है जड़ी बूटी, हम उसको पहचान कैसे दिला पाएंगे? एकदम राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, इसलिए राजनीतिक बात मैं चाहूंगा कि राजनीतिक कोई देखिए, हमारी सरकार जड़ी बूटी पर बड़ी गंभीर है और सरकार का ये लक्ष्य है कि जड़ी बूटी के माध्यम से उत्तराखंड का जो सीमांत जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो
और जो हमारा जो उत्तराखंड जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कुटकी हुई, अतीश हुई, चालम पंजा हुआ, जटामासी हुआ, गंधरायण हुआ, बजरंती हुआ, कूट हुआ, चिरायता हुआ, बंत से तमाम अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और सरकार निरंतर जो है बेसत संघ के माध्यम से और वन विकास के माध्यम से जड़ी बूटियों के पौध भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि लोग पौध लगाएं और उनको निकालें और अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। निश्चित रूप से सरकार इसमें लगी हुई है। और आप देखेंगे आयुष मंत्रालय भी इस उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोरोना के समय आप देखेंगे तो लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुष मंत्रालय का जो लाभ मिला है, निश्चित रूप से वो जब सरकार हमारी काम कर रही है तभी तो लाभ मिला है। निश्चित रूप से जड़ी बूटी पर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, शोध कर रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ तो प्रदेश जो है ऋषि जानकारी दे दूं का प्रदेश है निरंतर। संदीप जी आपको जानकारी दे दूं, मैं समझता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद जड़ी बूटी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान देना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब मैं समझता हूँ जड़ी बूटी पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा होगा उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के रोजगार के हित में भी और स्वास्थ्य के हित में भी। और आने वाले समय में जो उत्तराखंड के अंदर जड़ी बूटियां, क्योंकि उत्तराखंड वह प्रदेश है जहाँ से जो है जहाँ द्रोणागिरी पर्वत स्थित है। और आप देख सकते हैं कि रामायण के काल में हनुमान जी ने जाकर के लक्ष्मण जी के बचाए थे। संदीप जी एक जानकारी दे दूं मैं, आपने कई जड़ी बूटियों का नाम दिया, कुटकी, आतिश। आपके एक मंत्री जी ने लाखों रुपए की कुटकी लगवा करके उसका ध्यान नहीं दिया। अब सरकार इस पटल पर आई है और इस और ध्यान दे रही है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय उत्तराखंड का बहुत आगे जाने वाला है। ये राजनीतिक बात कर रहे हैं के आधार पर यहाँ की आर्थिकी मजबूत नहीं, ये राजनीतिक बात कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं समय। देखिए, मैंने तो इस बात को माना है कि जितनी भी हमारी पूर्व की सरकारें हों, गंभीर विषय है, मैं भी राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी इस 4 महीने से बालेंद्र जी प्रकाश जी गए और चाय पिलाने के बाद आज तक सूद नहीं ली है। ये गंभीरता दिखा रही है सरकार की कि क्या सरकार कितनी गंभीर है। अरे मान्यवर, इसलिए मैं कह रहा हूँ राजनीति से हट के बात कीजिए। नहीं प्लीज, राजनीति से हट के बात कीजिए। जो हमारे चिकित्सक है उनकी भी हमने विज्ञप्तियां निकाली है, उनको भी हमने ज्वाइनिंग दी है और फार्मासिस्टों की भी हमने जो है वो निकाली है, विज्ञप्तियां निकाली है। स्तर पर जो है हर संदीप जी आप उत्तरकाशी के बड़कोट से आते हैं, संदीप जी होना चाहिए और हमारी सरकार बढ़ रही है। और आयुष मंत्रालय के माध्यम से उत्तराखंड के जन जन का जो है स्वास्थ्य अच्छा हो, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, और हमारी सरकार लगी हुई है। संदीप जी में 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास एक प्रश्न लेके अभी छोड़ के जा रहा हूं जिसका जवाब चाहिए। आपके मंत्री सुबोध दुनियाल ने 2 वर्ष पहले कुटकी की यहाँ पे खेती कराई और उसका आज तक पता नहीं, अभी मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन उसकी जानकारी आपसे लूंगा भी कि क्या स्थिति क्यों नहीं हो, ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। बैद जी, बालिंदु जी, बैद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बैद जी, जिस तरह से सरकार आप लोगों की बातों को सुन करके हो सकता है कि तुरंत संज्ञान तो लेती हो, लेकिन परिणाम तक नहीं जाता, क्या कारण है ये सर? क्योंकि आपको याद होगा, मैं जो चर्चा बार बार संदीप राणा से पूछ रहा हूं, जिस कुटकी की मैं बात कर रहा हूं, जिस मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके भी संज्ञान में होगा सर। बालेंद्र प्रकाश जी। हाँ जी सर। और वो संज्ञान में इसलिए है कि मैं खुद माननीय मंत्री जी के पास गया था सर, और मैंने बोला कि अगर आप 200 किसानों को 10-10 थाली में कुटकी लगा देंगे तो मैं उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये कुटकी खरीद लूंगा, जिसकी कीमत कभी 2 करोड़ रुपए थी। और मैं उनके लिए करार करने को तैयार था और ये भी था तैयार कि किसान उस मूल्य पे मुझे बेचने को बाध्य नहीं है, वो किसी को भी उससे ऊंची कीमत पर या उससे पर बेच सकते हैं, पर मैं चाहता था कुटकी मिले। अभी राणा जी के हिसाब से हम बात करें तो मैं एक वैद्य हूँ और वैद्य के नाते कई बार अल्ट्रासाउंड होता है मरीज का और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, पर जब हम नवज पकड़ते हैं, पेट देखते हैं तो उसके लिवर पे भी सूजन आती है, मरीज चिल्लाता है, कहता है साहब मेरा अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल है। मैंने कहा ये आजकल एक नई मेडिसिन है, फंक्शनल मेडिसिन, कि आपके ऑर्गन तो हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं माननीय संदीप राणा जी की बात करूं या पिछली कांग्रेस सरकार की बात करूं तो 10 साल के मुख्यमंत्री ये नहीं है। 10 साल से पहले रावत जी भी मुख्यमंत्री थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं,
उनके जमाने में भी जड़ी बूटी बोर्ड की बैठक नहीं हुई और ना आज की हुई। तो मैं आप दोनों को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे जो राजनेता हैं वो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संवेदनहीन हैं, क्योंकि अगर जिला पेंशन संघ से जड़ी बूटी मिलती है तो मैं आपको बोलता हूं राणा जी, मुझे 10 कुंटल जड़ी बूटी उत्तराखंड की कुटकी, उत्तराखंड की पैदावार दिला दीजिए। मुझे क्यों जाना पड़ता है हिमाचल प्रदेश, मुझे क्यों जाना पड़ता है खारी बावली? आपके पास कोई भी जड़ी बूटी मुझ जैसे छोटे वैद्य को देने के लिए भी नहीं है, और हम तैयार हैं क्योंकि हमको मालूम है कि अच्छी जड़ी बूटियों की तो होगी। और मैं मुख्यमंत्री जी के पास किस लिए गया था कि सर टास्क फोर्स बनाएंगे, पहले जड़ी बूटी की नर्सरी लगाएंगे। तो जब मैं उनियाल जी के पास गया था तो 200 किसानों के लिए लगाने के लिए जो मैं पौधे चाहिए थे वो भी नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से मंडल क्षेत्र से 48 लाख रुपए की पौध ली गई। अब मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, अरे जो जड़ी बूटी जिस भौगोलिक जोन में होती है वहीं लगेगी। फिर बंदरबांट हुई, इसको दे दो उसको दे दो। उसका नतीजा ये हुआ कि 48 लाख रुपए की वो कुटकी की पौध किसी के काम नहीं आई, वो सूख गई, क्योंकि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खुनबा जोड़ा। जिस इलाके में जो जड़ी बूटी पैदा होती है वहां लगानी चाहिए। हम राज्य में बैठे हैं, उत्तराखंड राज्य हमारा है, देश हमारा है। आपके लिए हमारे लिए पता है कितनी शर्म की बात है, मैं 3 बार विदेश गया हूं। दुनिया में जड़ी बूटियों का व्यापार 80 बिलियन से 120 बिलियन डॉलर हो गया, और कितने शर्म की बात है कि पूरे देश का इसमें योगदान कुछ 3% है। शर्म आती है। एक तरफ हम कहते हैं दुनिया की 6ठी ताकत है, एक तरफ हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद को महान बनाने की बात करते हैं, परंतु जो बेसिक है वो नहीं है। और मैं समझता हूं आज मुझे चुप रहा मैं 4 महीने, मेरा काम सरकार की आलोचना करना नहीं, किसी की भी आलोचना करना नहीं, पर मुझे काम चाहिए। अनिल गोयल जी एक बहुत वरिष्ठ आपके संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री से मिलना, उसके बाद बैठक होना, तो कहीं पर कहीं वर्किंग फंक्शनल डिसऑर्डर है, इसको ठीक करिए। क्योंकि अगर आपको अब जून में जड़ी बूटी लगानी है तो फरवरी में तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 साल और बिता जाएगा। और मैं अंत करूंगा इस बात से, बीती बात बिसार के आगे की सुधे, बिना बात आप अपनी पीठ थपथपाए मैं ऐसे बोलूं कोई फायदा नहीं है। आप 10 कुंटल कुटकी मुझे उत्तराखंड की पैदा करी दिला दीजिए, आपका बड़ा शुक्रगुजार होगा। नमस्कार। डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, इस समय पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, और यहाँ पे वैद्य बालेंदु प्रकाश जी जैसे लोग हैं, किसानों के आय के रिसोर्स के लिए इतनी अच्छी बातों को किया जा रहा है। सरकार, ये आज नहीं हो रहा है सर, पिछले 2 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि वैद्य बालेंदु प्रकाश जी ये बात सरकार के सामने रख रहे हैं, और उसके पहले भी रखते रहे होंगे जब से मैं देख रहा हूं। तो क्या आपको नहीं लगता कि किसानों को आयुष की तरफ या किसानों को जड़ी बूटी की तरफ ध्यान आकर्षित करके इस प्रदेश के किसानों को मजबूत किया जा सकता है सर? नहीं, बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से जड़ी बूटियों का व्यापार बढ़ रहा है, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि इस पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो निश्चित है कि आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप जो है पहाड़ों में कुटकी है, अतीस है, यारसा गंबू है, जिसे कीड़ा जड़ी कहते हैं, यहाँ से स्मगल होकर के वो नेपाल जाती है, और वहाँ जो बॉर्डर के किसान हैं वो उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो टेक्निकल तौर पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि वैद्य जी ने कहा कि मुझे दवा लेने के लिए खारी बावली जाना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि हमें इतनी किलो ये फलानी चीज चाहिए, पर हमारे पास उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से हम बताएं कि आपको वो दवा मिल जाएगी, जब ये या कच्ची औषधि मिल जाएगी, जबकि उत्तराखंड इसका जो है वो इसकी जननी है जड़ी बूटियों की। तो ये काम तो निश्चित रूप से किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए कि वो पारंपरिक खेती छोड़ करके आप जो है आप जड़ी बूटियों की खेती करें पहाड़ों में, वहीं पर उनको उचित मूल्य उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से वो उसमें सामने आएंगे। तो अभी जैसा कि भाजपा नेताजी ने भी कहा कि निश्चित जड़ी बूटियों पर थोड़ा सा ध्यान कम रहा है, उन्होंने भी कहा कि पहले से ही जड़ी बूटी प्रदेश माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी के काल में जड़ी बूटी प्रदेश और आयुष प्रदेश के नाम से इसको दिया गया। और अब धीरे धीरे जो भी है, अभी वैद्य जी जैसे लोग जो पद्मश्री से सम्मानित हैं और उत्तराखंड में एक नाम रखते हैं, यदि बार बार इस प्रकार से सरकार के पास जाएंगे तो निश्चित है, और आपके जैसे मीडिया पर्सन इस बात को बार बार उठाएंगे, तो 100% है कि सरकार जग जाएगी, और निश्चित है कि जड़ी बूटी बोर्ड की बैठक भी होगी। जी
जड़ी बूटी का जो कृषि विभाग, आयुष विभाग, ये सारी चीजें कई अलग अलग मंत्रालय होने की वजह से ये समस्या तो नहीं आ रही है? जी, वो भी एक समस्या है एक्चुअली। समस्या जैसा कि अभी वैद्य जी ने कहा कि बैठक ही नहीं हो रही है और उसमें पता चला कि वो और डिपार्टमेंट के लोग हैं, संबंधित विभाग के लोग नहीं। अब एक बहुत उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ कुटकी लगती नहीं है वहां कुटकी लगा दिया। भाई ये चीज तो एक्सपर्ट ही बताएगा ना। उत्तराखंड में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, बहुत है एक्सपर्ट्स यहाँ, बड़े बड़े वैद्य हैं यहाँ, चूंकि ये तो वैद्य की जननी है, महर्षि चरक की ये भूमि रही है। यहाँ इतने बड़े बड़े आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। पर उन एक्सपर्ट्स का जब उपयोग ही नहीं लिया जाएगा तो ऐसा ही होगा, जहाँ कुटकी नहीं लगना चाहिए वहां कुटकी लगेगा और वो उगेगी ही नहीं। तो ये तो टेक्निकल इशू है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये इसको एक लाइन है। जी भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, आपने एज ए ले पर्सन बहुत अच्छा सवाल उठाया। तो मैं बताता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के साथ जो जड़ी बूटी का डिपार्टमेंट बनना चाहिए था, उसमें कुछ कोताही रह गई, क्योंकि सेंटर में जड़ी बूटी जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड है वो आयुष मंत्रालय के पास है, परंतु उत्तराखंड में जड़ी बूटी बोर्ड उद्यान विभाग के पास है और कहीं कृषि विभाग के पास है। आयुष मंत्रालय की इसमें कोई सेवा जड़ी बूटी बोर्ड नहीं लेता है। जड़ी बूटी बोर्ड में हॉर्टिकल्चर का आदमी उसको देखता है, कृषि का आदमी देखता है। तो मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी को बोला भी था और सहमत भी हुए थे कि हम इसे वापस आयुष मंत्रालय में ले लेंगे। तो राणा जी, आप सत्ताधारी पक्ष में हैं, जनहित में आपकी पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है, राज्य हित में, देश हित में। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार फिर से संज्ञान में लें और ये बताएं कि साहब आपके पास आए थे और आपने वादा किया था कि इसे आयुष मंत्रालय में ले आने की पहल की जाएगी। तो बहुत व्यस्त रहते हैं, पर इस व्यस्तता में जड़ी बूटी करके केवल नाम ही होगा आप लोगों का। आप लोगों को बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, क्योंकि आज राजाश्रय जो आयुर्वेद को मिला है सेंटर में, इससे पहले आयुर्वेद को कभी नहीं मिला। और मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों को थोड़ी और ताकत देते हुए आपकी सरकार भी अगर उत्तराखंड में जड़ी बूटी के क्षेत्र में कुछ नए आयाम करे तो बेहतर रहेगा। अनिल गुप्ता जी, अभी कुछ दिन पहले आयुष डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वैद्य भालेंदु प्रकाश जी के हुनर को पहचाना, इनकी काबिलियत को देखा, इन्हें राष्ट्रगुरु के रूप में इनको एक सम्मान दिया गया। जिस आदमी को पूरा राष्ट्र पहचान रहा है, उस राष्ट्र को उस आदमी को प्रदेश नहीं पहचान पा रहा है। देखिए संजय जी, मैं बहुत ही सम्मानजनक तरीके से माननीय भालेंदु जी का शुक्रिया अदा करता हूं। इनकी पहचान आज नहीं, आज की सरकार नहीं सर, छोड़ दिया देहरादून। कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेता माननीय अर्जुन सिंह जी इनके यहाँ इलाज कराने अडवाणी जी भी आते हैं। और मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आपने कांग्रेस की बात कर रही। तो कांग्रेस ने इनके हुनर को बहुत पहले से पहचान रखा है अटल बिहारी वाजपेयी ने और बहुत बड़े बड़े नेता इनके यहाँ आए हैं, तो इनके हुनर की पहचान में तो कहीं कमी है नहीं। अभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया, बिंदु उठाया, आज किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान की परिभाषा में गेहूं चावल का उत्पादन करने वाले ही किसान नहीं है। यस, पर्वतीय क्षेत्र में छोटी छोटी जोतों में फल सब्जी जड़ी बूटी इन सब का उत्पादन करने वाले भी किसान हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। सही बात। हम आंदोलनरत हैं किसके लिए? जो मैदानी क्षेत्र में हमारे ये बड़े व्यापक रूप में उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान हमारी जड़ी बूटियों का हो सकता है, जो हमारे इस देश के जो गरिमा है, जिसको हम आयुर्वेद के रूप में, एक वैद्य के रूप में, गुरु के रूप में पहचाना जाता है, उसकी अगर पहचान को कायम रखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें इन छोटी छोटी जोतों में जाकर अपने एक्सपर्ट्स को वहां पर मॉनिटरिंग करते हुए
मॉनिटरिंग सब पे जोर दे रहा हूं मैं। मॉनिटरिंग करते हुए आपको वहां के लोगों में उत्साह पैदा करना होगा ताकि उनका जुड़ाव हो, और वो तभी हो सकता है जब हमारे बहुत ही एक्सपर्ट वहां पर जाकर ग्रामीण और पर्वतीय अंचल के दूर दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उस जड़ी बूटियों की पहचान कराएंगे, उनके महत्व को समझाएंगे और उसके उत्पादन को बढ़ावा देंगे, उसको सुरक्षित करने और भंडारण करने की व्यवस्था करेंगे, और उसका उचित मूल्य उनको मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति जब सुधरेगी तो निश्चित रूप से उनका झुकाव उसकी तरफ होगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। और जो हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस जड़ी बूटी प्रदेश बनाने में, हम उसमें सार्थक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। खाली मंत्रालय बनाने से, खाली परिषद बनाने से कोई काम नहीं होने वाला। अभी आपने कहा था परिवहन निगम का, परिवहन निगम बोर्ड में एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से नियुक्त हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो विभाग 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष नुकसान में जाता था वो विभाग 8 महीने में नेक टू नेक पा चुका था। यदि आप उसी तन्मयता के साथ, उसी आत्मविश्वसनीयता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ ऐसे बोर्ड का गठन करें जिसमें ऐसे योग्य व्यक्तियों को लेके आए जिनके अंदर जज्बा हो, जिनके अंदर जुनून हो, जिनके अंदर अपने राज्य के प्रति पीड़ा हो, तो वो तब सार्थक होगा। संदीप राणा जी से कहने से काम नहीं चलेगा। संदीप राणा जी आवाज आ रही है? जी साहब। संदीप जी, अभी आपको भी समाचारों के माध्यम से पता चला होगा कि आयुष डिपार्टमेंट केंद्र सरकार ने वैद्य बालेंदु प्रकाश जी को राष्ट्रीय गुरु के रूप में मान्यता दी है या सम्मान दिया है, और इस प्रदेश के पास जब ये अपनी बातों को लेके जा रहे हैं तो उस बातों को क्यों इस राज्य की, चाहे कोई सरकार में, कांग्रेस भाजपा पे नहीं जा रहा, मैं बात कर रहा हूं 20 वर्षों की सरकारों पर, क्यों नहीं समझ पा रही सरकारें? नहीं, एक्चुअली है क्या वैसा कि सरकार ने ये जो जड़ी बूटी का जो कार्यक्रम है, जो जड़ी बूटी का जो कार्यक्रम है, ये सारा अधिकारियों की जिम्मेदारी पे छोड़ दिया है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो विशेषज्ञ हैं जड़ी बूटी के, उन लोगों की राय इसमें ली जाए कि किस क्षेत्र में कौन सी जड़ी बूटी उगाई जाए, कौन सी जड़ी बूटी किस क्षेत्र में उगाई जा सकती है। लेकिन क्या वो ठीक, अभी मैं भाई साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने ठीक कहा कि अधिकारी ले जाकर के, चाहे बेसर संघ के माध्यम से हो, चाहे वन विकास निगम के माध्यम से हो, ले जाकर के जड़ी बूटियों को दे रहे हैं लोगों को, जबरदस्ती की लगाइए आप, लेकिन लोग लगा नहीं पा रहे हैं। पहले प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण कौन लोग दें, इसके लिए विशेषज्ञ लोगों की एक टीम बनाई जाए, उनको जिस विभाग के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री हो, यदि वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लेंगे ना, तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो एक्टिव ना हो। अधिकारी सुस्त घर में तभी बैठा जब मुख्यमंत्री सुस्त बैठे। 4 महीने से सूद नहीं ली, इतने बड़े विश्व के सम्मानित व्यक्ति उनके पास जाकर आग्रह करके आ चुके हैं, और तब भी वो 4 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। इसलिए मुझे अब व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से बोलना पड़ रहा है। नहीं, देखिए कहीं ना, मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार में भी जो तत्परता होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन आप तो बिल्कुल एक रूप से शांत रूप से बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है अनिल जी, हम अंतिम प्रश्न वैद्य बालेंदु प्रकाश जी से हम डॉक्टर नवीन जोशी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी जी, जैसा हमने पढ़ा, जैसा हम टीवियों में देखते हैं कि गुजरात और दिल्ली में कुछ विभागों के एक्सपर्ट लोगों को हायर किया और उसके बाद उस डिपार्टमेंट को उनके हवाले कर दिया, जिससे दिल्ली और गुजरात में बहुत से डिपार्टमेंट जो नुकसान में थे, आज फायदा और दर फायदा में उत्तराखंड की इस तरफ नहीं ध्यान दे रही साहब। मुझे लगता है इसके लिए जो है गुजरात के मॉडल को एक्सेप्ट किए जाने की जरूरत है, और पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश सर जो हैं वो काफी इसमें एक्टिव हैं, और निश्चित है बार बार वो इस बात को रख रहे हैं। मैंने ये शायद दूसरा कार्यक्रम है जो मैं देख रहा हूँ जड़ी बूटी पर हो रहा है, और मुद्दा वही है कि उसकी बैठक नहीं हुई है। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। संदीप राणा जी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं,
तो निश्चित है कि अब एक बैठक हो जाएगी और निश्चित है कि उस पर कार्रवाई भी होगी। जी जी के पास इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं इस राज्य का जो भी नेतृत्व रहा है वो इस राज्य के बाहर नहीं सोच पा रहा है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं जो दूसरे राज्य में जिस तरह से काम हो रहा है उनसे भी सीखा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं सर? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों से भी बात होती है, चाहे वो महामहिम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे अधिकारीगण हो, जानते सब है। जैसे ये तो बिल्कुल स्थिति वही हो रही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो तो हो जाएगा। तो सब लोग जानते हैं, चाहे राणा जी हो, चाहे हमारे अनिल जी हो, आप हो, सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी पैदा होनी चाहिए। तो सूत्रधार का काम है। और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था कि मैं तो एक उम्र दराज हूँ, 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, उसके बावजूद मैं गंगी पैदल चल के क्यों गया? इसलिए कि मैंने वहां पर एक पैदा किया है कि उस इलाके में जो जड़ी बूटी पैदा होती है वो करोड़ों रुपए की होती है, और गंगी का आदमी फटे हाल है क्योंकि वो गेहूं चावल आलू उगा रहा है। तो जहां पर 1000 रुपए किलो की बूटी पैदा हो रही हो, 5000 रुपए किलो की जड़ी बूटी पैदा हो रही हो, अगर आलू नहीं उगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और उनका आलू अच्छा है, पर सरकार उसको भी प्रमाणित करके कि बर्फ में उगा हुआ आलू है, ऑर्गेनिक है, उसके 30 रुपए किलो तो दिला नहीं पाती है। तो मैंने देखा वो भिलंगना में बहा देते हैं। तो हम सूत्रधार का रोल अदा करने को तैयार है। हमें किसी पद की अभिलाषा नहीं है, भगवान कर दिया बहुत कुछ है, पर अच्छा लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने बड़े सम्मान के साथ मिले थे, शाम को बैठक भी मिलाई, मैं बहुत खुश था, फोटो भी खींची, मेरे सोशल मीडिया पे अभी भी है, और मैंने बहुत अच्छी पोस्ट डाली थी। और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई जी आप भी भाजपा के रंग में रंगे। अरे भाई, मैं देश के रंग में रंगा हुआ हूँ, मैं भारतवासी हूँ और उत्तराखंड का निवासी हूँ, मैं इसी रंग में। और वैद्य हूँ, हम वैद्यों को किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी पार्टी पक्ष से क्या लेना है? परंतु आप सब लोग आज बैठे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो राणा जी कभी व्यक्तिगत तौर पर भी मिलिए, हम लोग मिलकर करेंगे काम। और शायद किसी वजह से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रह गया होगा, क्योंकि काफी व्यस्त रहते हैं कोरोना काल का। परंतु ये अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अगर हमने अप्रैल से अपने खेतों को तैयार नहीं किया तो 15 मई के बाद बीज अगर लगाएंगे तो सब बह जाएंगे। तो इसके लिए एक सामयिक योजना, और इतनी बूटी आपके पास नहीं है कि आप पूरे राज्य में लगा लें, आपको क्लस्टर के तौर पर करने पड़ेंगे। तो चाहे प्रथम यहाँ पर सचिव थे अजय विक्रम जी से, फिर टोलिया जी थे, चाहे नित्यानंद जी से, सभी से बात होती है, सभी सहमत होते हैं, इसको हमें कार्य रूप देने की बात है और कुछ नहीं। धन्यवाद बालेंद्र प्रकाश जी, धन्यवाद डॉक्टर नवीन जोशी जी, धन्यवाद अनिल गुप्ता जी, और धन्यवाद संदीप राणा जी। हमें लगता है कि इस प्रदेश की जो परिकल्पना थी, जो उद्देश्य थे, जिस लिए उस राज्य का निर्माण लोगों ने किया, जो लोगों ने मांगा, जो आंदोलन किए, वो अभी भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। उसका कारण हो सकता है कि हम इस प्रदेश के जो अनुभवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी कर रहे हैं। तो आज भी सत्ता में बैठे लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रदेश की जो अनुभव, जो प्रतिभावान लोग हैं, उनका जरूर सहयोग लिया जाए और उस प्रदेश को आगे लेके चला जाए। धन्यवाद। देखते रहिए ITV हिंदुस्तान। ये है JMD न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं ITV हिंदुस्तान।